एंड इकोसिस्टम, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो इनमें क्या होती है, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसी भी स्थान पे क्या होते हैं, मिलने वाले जो एबायोटिक और बायोटिक घटक होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि एक इकोसिस्टम में एक या एक से अधिक जो संशिष्ट पाई जाती हैं उनका आपस में मिल करके जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उनमें वो क्या करते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, समुदाय का। वही अगर हम दूसरे वर्ड में देखें तो क्या होती है, किसी एक उनके निर्धारित स्थान में या जहाँ पे क्या होते हैं वो निवास करते हैं उनमें पॉपुलेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक विद्युत रूप से बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, जैविक समुदाय। यह क्या होती है, जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके लिविंग पार्ट होते हैं, जो समुदाय के घटक और उनका जो कार्य होता है ना उनमें भिन्नता शो करते हैं, क्योंकि यह आसपास जितने भी वातावरण होते हैं ना उन पे डिपेंडेंट करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें आपके फॉरेस्ट सिस्टम्स में, तो जितने भी उनमें मिलने वाले जो समुदाय होंगे वो बहुत बड़े होंगे आकार में, वही तालाब में जितने भी समुदाय मिलेंगे ना वो छोटे होंगे। तो समुदाय में पाने जाने वाले जितने भी जो जैविक घटक होते हैं उन्हीं की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो कम्युनिटी की संरचना और उनके वर्क पर डिपेंडेंट होती हैं। इसे ही हम कम्युनिटी सिचुएशंस मानते हैं, क्योंकि मतलब समुदाय अनुक्रमण, समुदाय का स्थान क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी और उसके वातावरण में जितनी भी जीवमंडल होती हैं उनके निर्माण करते हैं। और जीवमंडल में विभिन्न प्रकार के जो बायोम्स पाए जाते हैं जो क्या करती है, जलवायु द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक बायोम में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाएंगे, साथ ही साथ एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार के एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जो एबायोटिक और बायोटिक घटक होते हैं उनको हम साथ में कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। और उस तंत्र में जितने भी पाए जाने वाले समशिष्टियां होती हैं उन्हीं का जो समुच्चय रूप होता है, जैसे प्रत्येक समशिष्ट में एक ही जाति के जीव या पादप सम्मिलित किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अभी बताया था कि वन सिस्टम में एक प्रकार के जीव की समष्टि मिल सकती है, जैसे कि हिरणों का झुंड, शेरों का समूह या जेबरे का जो झुंड होता है वो। तो ये सभी क्या होती है, समुदाय की जो विशेषता होती है उसको शो करती है कि उसमें सभी जीव क्या है या उनके जीव जो समूह होती है उनकी समष्टियां एक ही समय पर एक साथ एक ही स्थान पर क्या करती है, निवास करती है। चलिए इसकी परिभाषा पर देखें हम, डेफिनेशन। तो क्लार्क थे, उन्होंने बताया मतलब कम्युनिटी है उसको उन्होंने परिभाषित किया कि एक प्राकृतिक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव या वनस्पति या प्राणियों का जो समुच्चय बनता है, जिसमें क्या होंगी, जो प्रत्येक जीव होंगे उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति की जाती है, साथ ही साथ उनका वातावरण में भी रहने योग्य क्या हो जाएंगे, बनना रहेगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कम्युनिटीज। साथ ही साथ मोविस ने 8080 में बताया था जो कम्युनिटी होती है वो बायोसिनोज होती है, या हम उसको बायोसिनेस कहते हैं। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो कम्युनिटी एनालिसिस 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपकी आती है मेजर कम्युनिटी और दूसरी माइनर कम्युनिटी। मेजर्स की बात करें तो ये क्या होती है, आपकी मुख्य या दृढ़ समुदाय कहलाता है। वह समुदाय जिसमें केवल जो सौर ऊर्जा होती है ना उस पर डिपेंडेंट होने वाले जीव, या पूर्ण रूप से आप बोल सकते हो उसी पर आत्मनिर्भर है, या आसपास के जो समुदाय पर किसी भी प्रकार से क्या होंगे वहां पे आश्रित नहीं होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर कम्युनिटी। वही माइनर की बात करें मतलब लघु होने के कारण क्या होंगी, आसपास में जितने भी पाए जाने वाले समुदाय होंगे ना उन पे डिपेंडेंट होगी, या किसी प्रमुख समुदाय के अंतर्गत ये क्या होंगे, जो उनके सेकेंडरी कम्युनिटी होगी उन पे डिपेंडेंट होगी, तो माइनर कम्युनिटी है। अब इसकी बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की। तो जो समुदाय के सामान्य लक्षण है, प्रत्येक जो जियोग्राफिकल सिस्टम्स होता है उनमें जितने भी निवास करने वाले समुदाय होते हैं ना, वातावरण के आधार पर उनमें भी कुछ विभिन्न या विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लक्षण सामान्य रूप से क्या करेंगे, उन्हें समुदायों में क्या करेगी, प्रेजेंस रहने में हेल्प करेगी। जैसे समुदाय में उनकी
साथ क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होगी, और उनकी जो एंडिंग स्थिति होगी उनमें वो क्या होगी, नष्ट भी हो जाएगी, अंत में वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं ना। तो इसीलिए तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब जो पारिस्थितिक तुल्य होते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस में या उसका तात्पर्य ऐसे जीव या उनकी कम्युनिटी से है जो क्या करेंगे, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में रहते हुए भी उनसे समानता प्रदर्शित करते हैं, या समानता जो उनमें कंपैरिजन होती है वो जंतु और पादप दोनों के समुदायों के साथ साथ उनके जो भौतिक वातावरण होती है ना उन पे भी इफेक्ट पहुंचाती है। एग्जाम्पल के लिए लें तो जैसे पृथ्वी के जो विभिन्न स्थान होते हैं वहां पर मिलने वाले जो उस समय के जो शीतोष्णीय कटिबंधीय वन्य क्षेत्र आएंगे उनको ले लेते हैं, उनमें उत्पादक के रूप में क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के घास पाए जाते हैं, और जिन पर विभिन्न प्रकार के जो क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे ना वो डिपेंडेंट होंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता जो भिन्न वर्ग में पाए जाते हैं, जो उनकी प्राकृतिक वास क्या होंगी, सामान्य होने के कारण ये उस इन्वायरमेंट के बेस पे पारिस्थितिक तुल्य होंगे, जो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर्स एंड साइज ऑफ कम्युनिटी। तो समुदाय का आकार मतलब समुदाय की संरचना और आकार है, तो उसकी संरचना और आकार जैसे लघु या दीर्घ होती है, स्मॉल और लार्ज हो सकती है ना, क्योंकि विशाल समुदाय के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे आपके, वन, रेगिस्तान, ये सभी आ जाएंगे जो कि क्या होंगी, कई किलोमीटर तक फैले होते हैं। वहीं हम अगर बात करें स्मॉल कम्युनिटी की, लघु समुदाय, तो वे समुदाय आते हैं जो कि एक निश्चित क्षेत्र तक ही क्या होंगे, सीमित होंगे, जैसे तालाब, दलदल। समुदाय की संरचना उस समुदाय में प्रेजेंस, जो उनकी जीव संख्या होती है, उनके रेंज होते हैं, उनमें जैव विविधता होती है, उसको शो करती है, क्योंकि जो उनका वातावरणीय कारक होता है ना, उनके अलावा उनमें पोषक स्तर और साथ ही साथ जो एनर्जी फ्लो होती है वो भी समुदाय की संरचना का निर्धारण करती है, या वहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क शो करती है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो समुदायों की जो जातियां होती हैं उनमें डाइवर्सिटी जो विविधता पाई जाती है वो भौतिक वातावरण में विविधता कारण ही होती है, क्योंकि समुदायों में जो जातियां होती हैं उनकी विविधता का आकलन हम क्या करते हैं, कम्युनिटी इंडेक्स के द्वारा करते हैं। जीव संख्या सूचक, जिन स्थानों पर तापमान या वर्षा की उचित मात्रा या बोल सकते हो एवं उनकी जो अनुकूल जलवायु होगी, साथ ही साथ उनकी जो वातावरणीय दशाएं होंगी, उन्हीं के बेस पे वहां समुदाय के जीव जातियों में इतनी अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जो मरुस्थल होता है ना, या जो टुंड्रा प्रदेश होती है, जैसे टुंड्रा समुदाय हमने पढ़ी है कम्युनिटी, उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, जो मरुस्थल होता है उनकी अपेक्षा जो टुंड्रा समुदाय होते हैं वो अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि संगठन की संरचना की विविधता साथ ही साथ उनमें जो समुदाय होता है एक उनका आधारभूत लक्षण होता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम्युनिटी, उसके बेस पे बने होते हैं, इसी के लिए डाइवर्सिटी वहां पे शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए डोमिनेंस, प्रभाविता। तो प्रत्येक समुदाय में विभिन्न जीव जातियां क्या होती है, प्रेजेंस होती है, साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसी जातियां क्या करती हैं, अपनी संख्या या कुछ क्रिया या आकार इनके द्वारा कम्युनिटी का एक नियमन करती हैं, क्योंकि सभी जातियां समुदाय में समान रूप से एक अपना इम्पोर्टेंट भूमिका शो कर, मतलब वहां पे बोल सकते हो अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ऐसे जीव और पादप जातियां जो कि समुदाय में एक प्रभावशील होते हैं उन्हीं के रूप से वो प्रभावित होते हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल डोमिनेंट कहते हैं, क्योंकि कुछ समुदाय में ये क्या होते हैं, प्रभावी जातियां होती है जो दूसरे जीव पादप पर प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ उनके निर्धारक की जो वर्क होती है उसे भी करती हैं, इसलिए इसे डोमिनेंस कह रहे हैं। जैसे प्रभावी जातियों के जो समुदाय होते हैं ना वो अलग हो जाने पर उनकी जो कम्युनिटी होती है उसको इफेक्ट पहुंचाती हैं, क्योंकि मतलब एक हिसाब से आप बोलोगे तो उनमें जो जातियां प्रेजेंस हो रही हैं केवल कुछ ही जातियां अपनी संख्या को क्या करेगी,
नियमन कर रही है, इसलिए वहां पे समुदाय क्या कर रही है, इफेक्ट पहुंचा रही है। और वहीं अगर हम बात करें अप्रभावी सदस्यों की, तो उनमें जो कम्युनिटी होती है उनमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल्स हम लें तो घास का जो इकोसिस्टम होता है उनमें ये घास प्रभावी रूप से जो पादप जातियां होती है ना, उनमें जो समस्त जीव होते हैं वो पादप पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, और इसी की अनुपस्थिति में जीव की जो संख्या क्या होती है, प्रभावित होती है। इकोटिन की बात करें तो संक्रांति क्षेत्र, इकोटिन ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां दो पड़ोसी नेबर्स जैव समुदायों की जो क्षेत्रीय सीमा होती है ना उसमें मिल जाती हैं, और इसी क्षेत्र में दोनों समुदायों के जो जीव जंतु होते हैं या जो उनके पादप होते हैं वो संयुक्त रूप से क्या हो जाएंगे, वहां पे प्रेजेंस होंगे। एग्जांपल्स के लिए देखें तो जो घास स्थली होते हैं या नदी समुद्र के बीच का जो ज्वालामुख होता है ना क्षेत्र, वो सारे आ जाएंगे। जैसे संक्रांति क्षेत्र या इकोटोन में जो पड़ोसी समुदाय हैं उनकी अपेक्षा इनमें जो बायोडायवर्सिटी होती है या जैव विविधता, उनमें जो जैव संख्या होगी वो अधिक पाई जाएगी, क्योंकि इकोटिन में दोनों समुदाय से मिलने वाले जीवों के अतिरिक्त कुछ ऐसे जीव या पादप पाए जाते हैं जो केवल इसी क्षेत्र तक ही क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र की जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होती है ना वो इफेक्ट होती है, और इसी अवधारणा को हम एज इफेक्ट कहते हैं। साथ ही साथ इकोटोन में पाए जाने वाली जातियों को हम एज स्पीशीज भी कहते हैं, मतलब कोर जातियां। स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व, तो कुछ ऐसे जैविक समुदायों में जो क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी या उनमें स्टेबिलिटी अधिक पाई जाती है, जिनसे ये परिस्थिति मतलब उनमें होने वाली जो उनकी परिस्थितियां होती है ना वो समान बनी रहती है। साथ ही साथ उनमें विषम परिस्थितियां वाले जो जैविक समुदाय प्रेजेंट होते हैं ना वो अस्थिर होते हैं। इसी के अतिरिक्त इनके जो समुदाय के सदस्य क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, या जो उनमें प्राकृतिक मृत्यु होती है या उसके साथ वो शिकार मतलब शिकार के कारण भी उनकी जो जीव संख्या होती है वो भी प्रभावित होती है। इसी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये इनकी जो रिप्रोडक्शन की वर्क होती है उनमें जीव संख्या क्या होती है, स्थिर बनी रहती है। साथ ही साथ जीव संख्या स्थिरीकरण के अनुसार ये प्राकृतिक एवं जो उनमें होने वाले स्वतः नियंत्रण की क्रिया है ना उसको बनाए रखती है। नेक्स्ट देखें हम कम्युनिटी पेरियोडिसिटी की, समुदाय आवृत्तिता, तो जंतु और पादप के बीच जो जीवन चक्र होता है उनकी संख्या जो होती है या उनमें होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रजनन में होने वाली जो सतत आवृत्ति होती है उनमें परिवर्तन, या उनकी जो सतत परिवर्तन होंगे ना उनकी रिप्रोडक्शंस में, उन्हीं को यहाँ पे कम्युनिटी पेरियोडिसिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले तो वहाँ पे माइग्रेशन आएगा और जो मतलब प्रवासन और पुष्पन की प्रक्रिया होती है वो सारी, और इन्हें हम देखें कम्युनिटी पेरियोडिसिटी को तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं किसी रीजंस बेस पे। जैसे इनमें सबसे पहले आपकी सीजनल पेरियोडिसिटी आती है, मतलब मौसमी आवर्तिता, मतलब मौसम के प्रभाव से जो जीव जंतु क्या करेंगे, अपने क्रियाओं में परिवर्तन पाई जाएगी या उनमें क्या होंगी, आवृत्तियां देखी जाएंगी। जैसे हाइबरनेशंस में क्या करेंगे, जो शीत निष्कासियता होती है तो क्या करेंगे, गर्मी जो एस्टिवेशंस होती है उस तरफ जाएंगे, या क्या करेंगे शीत ऋतु जब आएगी तो ग्रीष्म ऋतु में पाए जाने वाली जितनी भी क्रिया होंगी उस तरह से शो करेंगी। तो पक्षियों में मिलने वाले जितने भी माइग्रेशन होते हैं ना वो सीजनल पेरियोडिसिटी। माइग्रेशन में आपने पढ़ी होंगी एम्फीबियंस में, फिशेस में, तो एम्फीबियंस में फिशेस में माइग्रेशंस देखने को मिलता है, बर्ड्स में भी माइग्रेशंस देखने को मिलता है। तो कुछ रीजंस जिस पे होते हैं, जैसे सीजनल तो मतलब मौसमी चेंजेस आएंगे तब वो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे जब तक वहां की जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबिलिटी वहां पे ना आ जाए।
जब वहाँ की जो वातावरण है वो क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो वापस क्या करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे। तो ये सीजनल पेरियोडिसिटी शो करती हैं। वही हम बात करें लनर पेरियोडिसिटी की, तो समुद्र में जितने भी आने जाने वाले जो ज्वार भाटा होते हैं ना, उनके प्रति जो समुद्री जीव हैं उनको क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम मतलब जीवों के द्वारा जो प्रदर्शित की जाने वाली आवृत्तियां आती है ना, उसे ही हम लनर पेरियोडिसिटी कहते हैं, मतलब चंद्र आवृत्तिता। क्योंकि ये समुद्री वातावरण या जल में जो दबाव या उनकी तापमान या लवणता या उनमें भोजन की जो उपलब्धता होती है ना, उनमें परिवर्तन होने पर होता है। ये उन्हीं अनुक्रियाओं को दर्शाता है। ये लनर पेरियोडिसिटी में आएगा। डेली डेली पेरियोडिसिटी में मतलब दैनिक आवृत्तिता, मतलब प्रकाश के प्रति या प्रकाश के प्रभाव से जितने भी होने वाली आवृत्तियां होंगी, जैसे दैनिक आवृत्तियां कहेंगे, क्योंकि जैसे होती है ना, एग्जांपल को हम जैसे शो करें तो जैसे फूलों का खिलना डेली है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो डेली अपना भोजन बनाती हैं पेड़ पौधे। साथ ही साथ पक्षियों का जो इवनिंग मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं, साथ ही साथ जो नाइट होती है तो क्या करते हैं, अपने घोंसले में रिटर्न आ जाते हैं। तो इस तरह से उनमें क्या होगी, डेली पेरियोडिसिटी देखने को मिलती है। हमने बताया ना कि जो जीव जंतु होते हैं वो या पादप में होने वाली जितने भी अनेक क्रियाएं हैं, वो केवल जो प्रकाश होती है, सूर्य प्रकाश से संबंधित या उन्हीं के द्वारा क्या करती है, नियंत्रित की जाती है। उन्हें ही हम डेली पेरियोडिसिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब प्रकाश के प्रति या प्रकाश के प्रभाव से होने वाली जितनी भी आवर्तिका होती है, उसे हम दैनिक आवर्तिता कहते हैं, डेली पेरियोडिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, पोषण संरचना। प्रत्येक समुदाय में जो पोषण स्तर होता है, उसके अंतर्गत जो उनके उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं, ये सभी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक है, साथ ही साथ समुदाय का जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना, उसको बनाए रखते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इनमें क्या होती है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, उनसे बनती है। और मतलब आपकी जो फर्स्ट स्टेज है उत्पादक, तो क्या करेंगे, जितने भी उत्पादक हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको खाने वाले, जैसे क्या कौन कौन खाएगा, उसे गाय वगैरह खाएंगी ना, तो क्या हो जाएंगे, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे। वही उसके बाद उनको खाने वाले तो टॉप कंज्यूमर में आएंगे। तो इसी तरह से पोषक संरचना, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, इनमें ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, मतलब पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। साथ ही साथ उत्पादकों में ये क्या होंगे, पूर्णतः निर्भर होंगे। वही तीसरा और चौथा पोषक स्तर क्या होगा, मांसाहारी जीव होंगे जो उनके द्वारा बनते हैं। साथ ही साथ द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता, ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या करेंगे, एक एनर्जी फ्लो शो कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं। और लास्ट में क्या होंगे, ये अपघटों के द्वारा, जो डिकम्पोजर होते हैं ना, उनके द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाएंगे। तो ये ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स है, पोषक संरचना। नेक्स्ट है कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस, मतलब समुदाय अंतर आश्रयता। समुदाय के जो विभिन्न घटक होते हैं या विभिन्न जीवों का जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार इनमें जो परस्पर आश्रित होने वाले समुदाय होते हैं ना, उन्हें ही हम समुदाय अंतर आश्रयता कहते हैं। मतलब कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस डिपेंडेंस है, ठीक। कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस मतलब समुदाय अंतर आश्रयता वही कहलाती है जिनमें विभिन्न घटक या विभिन्न जीवों या जैविक क्रियाओं, इनमें आवश्यकता हेतु परस्पर आश्रित होने वाला समुदाय। जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या करते हैं, सूर्य पर डिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ शाकाहारी जीव भोजन के लिए पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। और इसी प्रकार से जो मांसाहारी जीव है, वो भोजन के लिए शाकाहारी जीवों या अन्य जीवों का क्या करेंगे, भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे या भोजन के लिए आश्रय होंगे, तो उसे ही आश्रयता कहते हैं। क्योंकि प्रजनन हेतु अनेक जातियां क्या होती है, एक जातियां आश्रयता प्रदर्शित करती हैं। जैसे पौधों में होने वाले जितने भी कीट परागण होते हैं ना, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि अनेक जीव जातियां अपने प्रोटेक्शन के लिए
हैं, मतलब अनुहरण के द्वारा अपने जो रंग रूप होते हैं ना उनको परिवर्तित कर लेते हैं। कब? शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए। तो इस प्रकार भोजन, प्रजनन और सुरक्षा के लिए जीव जाति क्या करती है? वातावरण के मध्य एक परस्पर इंटरडिपेंडेंस शो करती हैं, या हम बोल सकते हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है, आश्रयता पाई जाती है। वही आपकी कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्टडीफिकेशन, मतलब सामुदायिक स्तरीकरण, मतलब समुदाय में सदस्यों या जीवों की जो स्तरीय व्यवस्था होती है, या बोल सकते हो आप उनमें जो स्तरीकरण पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ी होंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो उनमें जो विभाजन होगी वो जोनेशन या वर्टिकल दोनों के बेस पे होगी। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रैटिफिकेशंस, मतलब स्तरीकरण, जिसके आधार पर ये भी सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता में भोजन की जो स्पर्धा होती है उनमें अपना स्तर बनाए रखते हैं या उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये भी आपके दो तरह की पाई जाती है। जैसे इसमें आती है आपकी ग्रासलैंड और फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो ग्रासलैंड की हम बात करें तो उसे भी, जैसे जो ग्रासलैंड कम्युनिटी होती है उसे पुनः हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे भूमिगत स्तर मतलब सब टेरेनियन वो हो जाएंगे, सेकंड आपकी फ्लोर वाली हो जाएंगी मतलब तली, और वहीं पे हेर्बिसस मतलब शाकी स्तर वाले हो जाएंगे। तो ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड किए गए ना। जैसे जितने भी ऊपरी स्तर वाले शाकी पौधे होंगे या घास और शाखों को क्या कहेंगे हम यहाँ पे? जैसे जो ऊपरी स्तर के शाकी स्तर की होती हैं या जो घास और जो हर्ब्स होते हैं उनके ऊपरी भाग की जो बनी होती हैं, इस स्तर में क्या होते हैं आपके जो इंसेक्ट्स या बर्ड्स होते हैं ना, वे घास खाने वाले जितने भी ब्राउजर्स होते हैं, गाय, भैंस, घोड़े आदि सभी जीव जो आते हैं वो घास स्तर के जो तली स्तर पर पौधों के क्या है? आधारी भाग हैं। आधारी भाग में आपके राइजोबियम्स, रनर्स, सकर्स आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे प्रकंद पढ़ते हैं ना आप, चूषक पढ़े भी होंगे, उभरी विस्तारी, रनर्स। तो ये सारे किस में शामिल हो जाएंगे? आपके भूमिगत स्तर पर। जबकि जीवों के अंतर्गत क्या होते हैं? कुछ एनिलिड्स या रेप्टाइल्स या रोडेंट्स जैसे चूहे आदि आते हैं। साथ ही साथ आपके भूमिगत स्तर में ही पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, रूट्स, या जो माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होती है, प्रोटोजोआंस होते हैं, ये सभी सम्मिलित हैं आपके ग्रासलैंड कम्युनिटी में। वही हम बात करें फॉरेस्ट कम्युनिटी की, तो वन समुदाय में जितने भी जो स्थिरीकरण अपेक्षाकृत अधिक जटिल होते हैं ना, उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो वृक्ष स्तर में आएंगे, जैसे उसके अंतर्गत वन में पाए जाने वाले लंबे लंबे वृक्ष और उनकी शाखाएं, साथ ही साथ उनमें जो पत्तियां होती है वह भी सम्मिलित की जाती हैं। और जीवों के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? आपकी छिपकली, पक्षी, गिलहरी, ये सारे। वहीं इसी में नेक्स्ट आएगी आपकी झाड़ी के स्तर के भी। तो इसमें झाड़ी एवं उनमें मतलब झाड़ी में आने वाले या उन्हें खाने वाले सारे जीव क्या होंगे? उसमें सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ फॉरेस्ट में ही शाकी स्तर भी आता है, उसमें शाक और शाकाहारी जंतु शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ तली स्तर में, तो इनमें पौधों के जो आधारी भाग होते हैं या उनमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ या कवक आदि, ये सभी क्या करेंगे? जो सड़े गले पदार्थ है ना उनको खाने वाले जीव या रेंगने वाले कीट किसमें सम्मिलित होंगे? आपके तली स्तर में। फिर नेक्स्ट आती है आपकी भूमिगत स्तर, मतलब वह स्तर जहाँ पेड़ पौधों की जड़ें या मृदा या कवक, साथ ही साथ प्रोटोजोआंस आदि से बनी होती है। तो वो सभी क्या जाएंगे? भूमिगत स्तर में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की। इनमें क्या होता है? बहुत से जितने भी विभिन्न जंतु और पादप की जो उपस्थिति होती है, उन्हीं के आधार पर
किसी वातावरण का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। या बोल सकते हो जो जीव होते हैं, पादप जातियां, उस स्थान के जो उनमें होने वाले वातावरणीय दशाओं को क्या करता है, सूचित करता है, संकेत का कार्य करता है। तो ऐसी जातियों को हम क्या बोलते हैं, एनिमल इंडिकेटर। साथ ही साथ प्लांट इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि इन संकेतों के द्वारा ही जो विभिन्न प्रकार की दशाएं होती है ना, उन्हीं की सांकेतिक की जाती है। जितने भी मतलब इंडिकेट करते हैं उन सभी चीजों को। किसी भी स्थान में पाए जाने वाले जितने भी पादप समुदाय होते हैं या उस स्थान की जो जलवायु होती है उसका क्या करते हैं, यहाँ पे हमें संकेत मिलता है। जैसे पादपों के द्वारा वर्षा आदि की क्या होती है जानकारी हम क्या करते हैं, उसी के द्वारा तो एकत्रित करते हैं ना। और इसी प्रकार से कुछ पादप क्या होते हैं जो जल स्रोत के संकेतक के रूप में भी वर्क करते हैं, या लंबी और गहरी जो जड़ें पाई जाती हैं वो पौधों में, उसी वो भी एक इंडिकेटर का ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके आइपोपोमिया जो एक मिट्टी है, हाँ बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोम सोल्ट बोलती हैं, उसकी और क्या करता है, वो इंडिकेट करता है, संकेत करता है। कुछ पौधे जैसे रुम्बस, उनकी भी उपस्थिति क्या करती है, मिट्टी में बताती है कि अम्लीयता कितनी है। और प्राकृतिक रूप से जितने भी प्राकृतिक रूप से उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें मिट्टी की जो उत्पादकता होती है ना, उसका भी हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और इसी प्रकार से पौधों की जो संरचना होती है या कार्यात्मक प्रकृति होती है, वो मिट्टी में उनकी उपस्थिति, साथ ही साथ जो उनमें लॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, उनको भी इंडिकेट करता है। कुछ पौधों में क्या होती है, जो धातुओं की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जो उनको क्या करते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते, जिसे हम मेटिलिकोलस कहते हैं। जबकि जो मेटिलिफ्यूजस होते हैं ना, वे पादप हैं जो मिट्टी में धातुओं की जो थोड़ी सी मात्रा होती है उसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनमें प्यूसिलिड्स होते हैं, जैसे कि जो प्रोटोजोआ किसी भी स्थान पर जैसे जो पेट्रोलियम का जमाव होता है ना, उसको इंडिकेट करते हैं। या प्रदूषित जल में पाए जाने वाले जितने भी पादप जो जीव जल में क्या करेंगे, प्रदूषक का मतलब प्रदूषक को शो करेंगे, उस तरह से वो इंडिकेट करते हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में, क्योंकि हमें इंडिकेट कर रही है, सूचित कर रही है। हम अगर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी देखें, समुदाय की मात्रात्मक विशेषताएं, तो इनमें हमें चार चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है हमें डेंसिटी। डेंसिटी का क्या हो जाता है, यहाँ पे डेंसिटी किसी एक निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र अथवा आयतन में जितने भी प्रेजेंट जीव होते हैं ना, उन्हीं की जातियों के संख्या को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो किसी प्रजाति के जीवों के पाए जाने वाले जो प्रतिशत आवृत्ति होती है उसी के रूप को हम फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब स्पेसिस डोमिनेंस की बात करें हम तीसरी, तो उसमें क्या हो जाएंगी, जो जैविक समुदाय होता है उनका नियंत्रण हम भौतिक या जो एबायोटिक बायोटिक क्रियाओं के द्वारा करते हैं। ठीक, एबायोटिक बायोटिक क्रियाओं के द्वारा करते हैं, और उसी के अंतर्गत जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंतर्गत जो नमी, तरंग या जो उनमें सांद्रता पाई जाती है या उनमें आते हैं, उन्हीं का साथ ही साथ उनमें जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, जैसे एक ही प्रजाति या प्रजातियों के समूहों के द्वारा उत्पन्न किए जाएं, तो ऐसी प्रजातियों को हम डोमिनेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परितंत्र में जो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं ना, उनको प्रभावित करने वाले, स्पेसिस डोमिनेंस। नेक्स्ट है आपकी इकोलॉजिकल सजेशन, मतलब प्रकृति में जितने भी पाए जाने वाले या वातावरण में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनमें परिवर्तन होने से जो समुदाय होता है वो परिवर्तित हो जाता है। वातावरण में परिवर्तन के कारण क्या होती है, पहले पाए जाने वाले जितने जीव थे ना, उनके स्थान पर क्या हो गए, जो नए जीव आ गए, और जो नया समुदाय है वो स्थापित हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे इकोलॉजिकल सजेशन, मतलब पारिस्थितिक अनुक्रमण। जैसे एक जो दीर्घकालीन क्रियाएं होंगी उसके अंतिम चरण में एक स्थायी या जो
लास्ट कम्युनिटी होगी वो प्रेजेंस हो गई होगी। इसको हम यहाँ पे इकोलॉजिकल सजेशन कह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपके इकोसिस्टम परितंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र एवं संगठनात्मक जो इकाई होती है उसी तरह से जो वर्क करती है और उसके अंतर्गत जो उनमें बायोटिक दोनों समुदाय क्या होते हैं, सम्मिलित होती हैं, और साथ ही साथ उनमें जो इंटरैक्शंस की वर्केस होती हैं और पदार्थों का भी क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो ये सभी किस में आएंगी, इकोसिस्टम में आएंगी। वही हम बात करें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स की, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की, तो इससे पहले भी आपने पढ़ लिया है, थोड़ी सी इसमें बताई गई है क्योंकि ये किस में आती है, कम्युनिटीज में आती है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में तो वातावरण का जितना भी, जैसे आवास में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों को जो क्या होंगे, अजैविक घटकों में क्या होंगे, सम्मिलित किए जाते हैं। और वहीं अकार्बनिक यौगिक क्या होंगे, जैसे जल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोर, ये सारे अकार्बनिक में सम्मिलित कर जाते हैं। और कार्बनिक यौगिकों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, वसा, वो सारे आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो क्या होंगी, तापमान, प्रकाश, मृदा, जलवायु, ये सारे अजैविक घटक में आएंगे। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो उसके अंतर्गत जितने भी जीवित घटक आते हैं वो उन्हें हम पुनः 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वही चीज यहाँ गई फिर से कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। मतलब प्रोड्यूसर वह स्वपोषी होते हैं, आपकी प्रोड्यूसर होगी स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगी। हरे पौधे। जीव की बात करें तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, जो क्या करते हैं, रसायन संश्लेषण क्रियाओं के द्वारा भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। कंज्यूमर की बात करें हम तो कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, आपके विषमपोषी, या उसे हम विषमपोषी भी कहते हैं। वह स्वपोषी के द्वारा जो संश्लेषित किए जाने वाले भोजन है ना, उन पे डिपेंडेंट करते हैं। जैसे जीवों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के आधार पर इन्हें भी पुनः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपकी आती है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय फिर टॉप कंज्यूमर आएंगे। तो शाकाहारी समझ लीजिए प्राइमरी का, वे जीव आते हैं जो केवल जो उतने पौधे होते हैं ना उनको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, तो आ जाएंगे प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल हम देखे थे हिरण गाय खरगोश, ये सारे प्राइमरी में आएंगे। सेकेंडरी में देखें तो ऐसे जीव जो मांसाहारी होते हैं और अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शेर, बिल्ली, कुत्ता। और टॉप कंज्यूमर की बात करें तो ऐसे जीव जो हरे पेड़ पौधे एवं साथ साथ जो जीव होते हैं ना उनको, उन दोनों को भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके टॉप कंज्यूमर में। मनुष्य भी आएगा, पिग्स भी आएंगे। फिर बात करें हम डिकम्पोजर की, तो डिकम्पोजर में इन्हें मृतपोषी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर जो जीवाणु और कवक होते हैं ना, या जो मृत पौधे, साथ ही साथ जो जीवों का एंजाइम होता है उनके सिक्रेशंस के द्वारा ये कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, सरल अणुओं में बदल करके अपनी कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी जो भूमिका होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ इसे हम डेटिवोरस भी कहते हैं, अप्रदभोजी। बात करें बायोम्स की, मतलब बायोम्स जीव क्षेत्र, तो पृथ्वी का, डिकम्पोजर के बाद बायोम्स भी आता है। तो पृथ्वी का मतलब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जो मूलभूत संरचनाएं होती है, मतलब उनकी जो मेन स्ट्रक्चर्स होती है या उनका वर्क होता है, उन्हीं के अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, जो तालाब की पारिस्थितिक तंत्र होती है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम में यही आ जाएंगी, सॉरी बायोम्स का था, तो बायोम्स का हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम में ये आ जाएंगे आपकी तालाब की इकोसिस्टम, जिसमें जैसे तालाब के जो संरचना देखें तो उनमें क्या होंगी, एक तालाब का एक पूर्ण बंद एवं स्वतंत्र जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको वो शो करता है। साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा होती है उस पर कार्य करती है और अपने जो जैविक समुदाय होती है उनको साम्य अवस्था में बनाए रखती है। जैसे तालाब के जो अजैविक घटक होते हैं ना उसके अंतर्गत आ जाएंगे आपकी जल,
कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जितने भी गुलित ऑक्सीजन, ये सारे आ जाएंगे। और अकार्बनिक एक मिनट, कार्बनिक यौगिक के रूप में जैसे आपकी अमीनो अम्ल, ह्यूमिक अम्ल या जितने भी मृत पौधे और जंतु होंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके अपघटक उत्पादक में आ जाएंगे। जैसे कि जो जैविक घटक होते हैं ना उनमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों सम्मिलित होते हैं। तो ये भी हमने पारिस्थितिक तंत्र का एक एग्जांपल लिया, छोटा सा है, इसे नेक्स्ट चैप्टर वाले में आप इसे डीपली समझ सकते हैं। तो ये बस थोड़ी सी एग्जांपल ही बताई गई है कि जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र होता है उनमें भी ये तीनों हमें देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। जिसमें जैसे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं उसे भी दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है। सबसे पहले आपकी आती है फाइटोप्लैंक्टन, मतलब पादप पल्लवक, और दूसरे रोटेट प्लांट, जड़युक्त। ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना वो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगैरा या डायटम्स या वॉलॉक्स। वहीं हम रोटेट प्लांट की बात करें तो वे जैसे पादप जो तालाब के किनारे से लेकर के जो उनका सेंटर पॉइंट होता है ना वहां तक पाए जाते हैं, मतलब जल की गहराई के आधार पर। ठीक, वो जड़युक्त पौधे आ जाएंगे। अगर हम जड़युक्त पौधों की बात करते हैं तो उसे भी तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो आपकी निगत आएगी, पलावी आएगी और जलमग्न आएगी। हाइड्रिला वगैरह होता है ना वो पानी के अंदर, तो उसे जलमग्न बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम उपभोक्ता या जो विषमपोषी जैविक हैं, जो जैविक घटक होते हैं जो जल की गहराई में प्रेजेंट होते हैं, उनके आधार पर इसे अगर हम डिवाइड करें तो हमें इस तरह की चार चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपकी मिलेगी जो प्लैंक्टन्स, मतलब जंतु पल्लवक, साथ ही साथ दूसरी नेक्टन्स और बेंथिक एनिमल, साथ ही साथ लास्ट में डिकम्पोजर भी प्रेजेंट होंगे उसमें। क्योंकि सबसे ऊपरी सतह पे क्या होंगे, जो प्लैंक्टन्स होंगे सतह पर तैरने वाले जितने भी जीव होते हैं वो, वहीं नेक्टन्स की बात करें तो ऐसे जीव जो अपनी इच्छा अनुसार तैरते हैं, मछलियां। और बेंथिक एनिमल मतलब जो तलहटी में रहने वाले जीव, जैसे घोंगे वगैरह होते हैं ना, बिलनाक रहते हैं या किनारे पे, तो उन्हें ही हम बेंथिक एनिमल कहते हैं। डिकम्पोजर में इसमें भी आ जाएगी कि जल में जितने भी वितरित रहते हैं या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो राइजोम्स या पेनिसिलियम जैसे जीवाणु कवक, ये सारे मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी फ्लो, पारिस्थितिक तंत्र सदैव क्या होंगी, क्रियाशील होते हैं। साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र में जो एनर्जी फ्लो होती है वो पोषक तत्व का प्रभाव होती है। जैसे जैविक और पर्यावरणीय जो नियमन होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से ये क्या करती है, संचालित करती हैं। जैसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, उससे उत्पादक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिज और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा कुछ जो शाकाहारी जीव होते हैं ना वो भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें ही आपकी आएगी फूड चेन एंड फूड वेब, मतलब पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के निर्माण हरे पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो सौर ऊर्जा होता है उसका प्रयोग करके उपभोक्ताओं हेतु अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार जब उत्पादक को उपभोग प्रथम उपभोक्ता के द्वारा, फिर प्रथम उपभोक्ता का उपभोग द्वितीय उपभोक्ता के द्वारा एक क्रम से किया जाता है, इसी श्रृंखला जैसी संरचना बन जाती है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस श्रृंखला में एक किनारे पर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, जबकि दूसरे किनारे पर अपघटक होते हैं। इन दोनों के मध्य विभिन्न स्तर के उपभोक्ता भी होते हैं, जैसे क्रैजिंग फूड, पैरासाइटिक और डेट्यूट्स। ये वही बात करें हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो दो भाग में बांटा जाता है, इन्हें भी एक नेचुरल दूसरी आर्टिफिशियल। तो वह तंत्र जो पूर्ण रूप से क्या होंगी, सौर विकिरण या सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट होंगी, जैसे कि जंगल, नदी, तालाब, झील, घास के मैदान। इसे हम जो स्थलीय या जली होते हैं ना, इसे दोनों भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये सब क्या
नेचुरल इकोसिस्टम होंगी। वहीं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो सौर ऊर्जा पर निर्भर या जो पारिस्थितिक तंत्र जो होगा ना वो मनुष्य के द्वारा निर्मित होगा, जैसे खेत, कृत्रिम तालाब मतलब एक्वेरियम वगैरह, ये सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम